का जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया है वो आज खत्म करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी मैम। ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप के अंदर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि जब आप कंपनी को बंद करते हैं या फिर खत्म करते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब आप अपनी फर्म की एग्जिस्टेंस को सीज कर देते हैं, ठीक है, कि उसे बंद कर देते हैं प्रॉपरली। जिस दिन से आपने डिसॉल्व कर दिया फर्म को उस दिन से आपकी जो फर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और दो चीजें होती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इन दोनों में छोटा सा फर्क होता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व्स टोटल ब्रेकडाउन और रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स कम टू एन एंड। जब आप फर्म डिसॉल्व करते हो तो फर्म के डिसॉल्व होने की वजह से, जब आप फर्म डिसॉल्व करते हो तो फर्म के डिसॉल्व होने की वजह से पहला आपकी कंपनी बंद होती है, दूसरी चीज आपके जो पार्टनर्स का बीच का रिलेशनशिप है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो उसके अंदर सिर्फ पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप खत्म होता है। आपकी कंपनी डिसॉल्व तब तक नहीं होगी जब तक आप सब एक्यूरेटली बोल ना दे कि कंपनी भी बंद हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है, उसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप इफेक्ट नहीं होती है, उसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो पार्टनरशिप इफेक्ट होती है, अगर आप पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहे हैं तो उससे फर्म पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, सब लोग आ गए हैं। प्रतिभा, वर्षा आएगी आज या फिर हम गुड कंटिन्यू? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रतिभा। मैम पता नहीं पूजा आ रही है लेकिन। हाँ जी, पूजा जी ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब कर रहे हैं हम लोग मोड ऑफ डिसोल्यूशन, कि आपकी जो फर्म है उसको डिसॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं। इसके लिए सेक्शन 40 से 44 के बीच में बहुत सारे डिफरेंट रूल्स लिखे गए हैं। पहला है बाय एन एक्ट ऑफ पार्टीज, कि कुछ पार्टीज ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है बाय अग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स ने अग्रीमेंट कर रखा था कि जो आपकी पार्टनरशिप है वो 2 साल के लिए ही चलेगी, तो 2 साल के खत्म होते ही आपकी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये? जी मैम। ओके, मैम पूजा आपको क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। बी पार्ट इज बाय द कंसेंट। कंसेंट का मतलब जब सब पार्टनर्स इस चीज के ऊपर अग्री कर जाएं कि अब हमें अपनी फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो उस केस में भी हमारी फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इज बाय नोटिस। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप एट विल है, यानी कोई एक पर्सन ऐसा है जिसका मेन इन्फ्लुएंस है आपकी पार्टनरशिप में, जिसने ज्यादा कैपिटल डाला है या फिर उसकी ज्यादा बात सुनी जाती है, वो अगर बाकी पार्टनर्स को नोटिस भेज दे तो उससे ये पता चलता है कि उसके नोटिस भेजने के बाद से हमारी फर्म, गुड मॉर्निंग बेटा, उसके नोटिस भेजने के बाद से हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व मानी जाएगी। चाहे बाद में वो लोग इकट्ठे होकर कंसेंट भी कर ले, बट अगर एक बार पार्टनरशिप एट विल के केस में नोटिस भेज दिया गया तो उसके बाद फिर फर्म को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। बाय एक्ट ऑफ पार्टी के अंदर हमने 3 किए। पहला अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा बाय कंसेंट, अगर सब पार्टनर्स अग्री कर जाते हैं तो हम फर्म को बंद कर सकते हैं। तीसरा बाय नोटिस, अगर किसी पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को नोटिस भेज दिया तो फिर वहां पर भी हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व मानी जाती है। सेकेंड टॉपिक है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कानून के किसी भी एक पॉइंट की वजह से हमारी फर्म जो है वो सही नहीं मानी जा रही है, तब भी हमारी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक्स आएंगे, फर्स्ट इज कंपल्सरी डिसोल्यूशन और दूसरा है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसी। इन 2 केसेस में आगे फर्दर पॉइंट्स हैं। पहला है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ ऐसे केसेस जिन केसेस की वजह से आपको कंपल्सरी हो जाता है कि आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर आपके जो पार्टनर्स है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस के अंदर आपको फर्म को डिसॉल्व करना कंपल्सरी हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब कि आप अगर
बहुत ज्यादा दिवालिया हो गए हैं कि आपके पास अब पैसे बाकी नहीं है आपके पार्टनर्स के पास, तो उस केस में आपको फर्म को डिसॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन सम इवेंट मेकिंग पार्टनरशिप बिकम अनलॉफुल। अगर आपकी जो जो जिस बिजनेस में आप डील कर रहे थे वो बिजनेस लॉ की या गवर्नमेंट की किसी एक्ट की वजह से इलीगल बन जाता है किसी पर्टिकुलर दिन से, तो फिर वहां पर आपको कंपलसरी हो जाता है कि आपको अपनी वो फर्म या वो पार्टनरशिप जो है वो बंद करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई ऐसा केस बताइए जिसकी वजह से कुछ बिजनेस को बंद करना पड़ गया हो। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी को याद हो तो बताइए कोई ऐसा केस जिसकी वजह से एकदम से आपका जो बिजनेस है वो इलीगल बन गया हो, अनलॉफुल हो गया हो। मैम अगर दिवालिया हो गया हो। हाँ जी बेटा, वो इंसॉल्वेंसी का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट पूछ रही हूँ, जब आपका बिजनेस अनलॉफुल बन जाए, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है एक टाइम तक लीगल था बट अब वो लॉ के खिलाफ हो गए। कोई ऐसा केस बताइए रिसेंट हुआ हो। चलो मैं ही बता देती हूँ। यूपी मैम के जैसे अंदर चाइना से सब कुछ बैन हो गया था। नहीं बेटा, वो अलग है, वो अलग है। इसके अंदर आप ये ले सकते हैं, रिसेंट केस हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने लिकर को बैन कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो लिकर सेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज थी जिसकी वजह से जितने भी लिकर शॉप्स वहां पर उस एरिया में चल रही थी उन सबको बंद करना पड़ गया था, क्योंकि उस स्टेट की गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि अगर आप एक चलाएंगे लिकर शॉप तो वो अनलॉफुल होगा। तो कुछ ऐसा इवेंट हो जाए अकर जिसकी वजह से आपका चलता हुआ बिजनेस इलीगल बन जाए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। तो इस केस में आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना कंपलसरी होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, लास्ट पॉइंट इज इलीगल पार्टनरशिप, जो कि अभी अभी आई थिंक पूजा या वर्षा में से कोई बोल रहा था कि जो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। दो पार्टनर्स हैं, एक इंडियन पार्टनर है और एक फॉरेन पार्टनर है। जैसे चाइना का ले लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि रिसेंट अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ है। तो चाइना का कोई पार्टनर था और हम हमारे इंडिया से कोई एक पार्टनर था, ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे थे। अब क्या हुआ कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स खराब हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया ने चाइना को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। वैसे अब तक हुआ नहीं है, बट अगर इंडिया चाइना को एक एनिमी कंट्री डिक्लेयर कर देता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी रिलेशनशिप्स, चाहे एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन के रिलेशनशिप हो चाइना सिटीजन के साथ, वो भी इलीगल बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में अब कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जो पार्टनरशिप चल रही थी एक इंडियन सिटीजन की और एक चाइनीज सिटीजन की, वो जो है वो इलीगल बन जाएगी। तो इस केस में आपको अपनी जो पार्टनरशिप है वो खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका जो पार्टनर है वो एक एनिमी कंट्री से पार्टनर है, ठीक है। ओके, इंडिया ने ओपनली किस कंट्री को डिक्लेयर किया है कि वो हमारी मतलब उस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड जो है वो लीगल नहीं माना जाएगा। डायरेक्टली नहीं बोला गया है, बट ये चीज इंडिया में मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं। बहुत टाइम से हमारी प्यारी दोस्त कंट्री है हमारी एक। कौन एग्जांपल देगा? बताइए। क्या हो गया, इतनी शांति? आप लोग जानते हो इंडिया की बेस्ट कंट्री कौन सी है? बेस्टेस्ट फ्रेंड हमारी। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपलसरी रेजोल्यूशन के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? Am I audible to all? जी मैम। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, जब कोई कंटिंजेंसी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके अकर होने का हमें पहले से आइडिया नहीं था बट वो एकदम से अकर हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज होती है? पहला, बाय एक्सपायरी ऑफ टर्म, कि आपकी पार्टनरशिप बहुत टाइम से चल रही थी और उसमें ये चीज लिखी हुई थी कि ये जो पार्टनरशिप है वो 10 साल के लिए है,
और 10 साल तक काम करते करते हमारे आइडिया ही नहीं रहा कि 10 साल होने वाले हैं, तो 10 साल के बाद आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अग्रीमेंट में ये चीज लिखी हुई थी, कंटिजेंसी अकर हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय कंप्लीशन ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम कर रहे थे, कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप की थी जो खत्म हो गया है। फॉर एग्जांपल मैंने और आप सबने मिलके एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए पार्टनरशिप करी थी, तो जिस दिन वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारी फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर अगर आपका जो भी फॉर एग्जांपल हमारे दो पार्टनर्स थे, दोनों में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमारी फर्म जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दो ही पार्टनर्स थे, दोनों में से एक की डेथ हो गया। और पार्टनरशिप की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए, राइट? ओके, तो आज हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट है, आप प्लीज अपना रोल नंबर बताएंगे? अरे नहीं, चलो चोकी कंटिन्यू करते हैं। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की बात करें तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपकी कोर्ट इंटरवीन करती है। कोर्ट ऐसा बोलती है कि आपको अब आपकी कंपनी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं उसमें पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट ए इज इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर एक जो पर्सन है, जो भी आपका पार्टनर था, व्हेन अ पार्टनर बिकम अ lunatic, either his relative or his friend or any other partner can file a suit for dissolution. अच्छा, कोई फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसकी बिहाफ पे कौन बाकी पार्टनर से डील करेगा? उसकी फैमिली मेंबर्स, जो भी उसके हिस्से के हकदार होंगे, चाहे उसके बेटे हैं, चाहे उसकी वाइफ है, या फिर जो भी है उनके रिलेटिव्स, जो भी है, वो जब कोर्ट में जाकर बोलेंगे कि हमारा जो भी मेंबर था फैमिली का, वो इस फर्म में पार्टनर था और अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब हमें उनके हिस्से का जितना भी था वो आप हमें दीजिए, ठीक है। जो भी उनके हिस्से की जितनी भी मतलब आपकी फर्म के अंदर जितना हिस्सेदारी उसे एक पार्टनर की बनती थी जिसकी डेथ हो गई है, तो वो आप दीजिए। और जब कोर्ट के पास ये केस जाएगा तो कोर्ट उस केस में यही बोलेगा कि पार्टनरशिप को डिसॉल्व कीजिए और जितना भी हिस्सा उस पर्सन का, उस पार्टनर का बनता था, वो उसकी फैमिली को दे दिया जाए, ठीक है। बी पॉइंट इज परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर जो है वो परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए और दूसरा जो पार्टनर उसका था वो कोर्ट में जाकर ये बोलता है कि मेरा पार्टनर इनकैपेबल हो गया है, अब फर्म को आगे कंटिन्यू करना इज इम्पॉसिबल, तो ऐसे केस में कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट इंटरवीन करेगी और कोर्ट बोलेगी कि अब आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कीजिए और आप लोग इस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू मत कीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज बाय मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ गलत कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था, फ्रॉड करा है या और कोई चीज धोखाधड़ी कर दिया आपकी फर्म के साथ में, और दूसरा जो पार्टनर है वो कोर्ट के अंदर जाता है और ये कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इस पार्टनर ने हम सबके साथ फ्रॉड किया है, तो अभी आप इस फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दीजिए, तो कोर्ट उस केस में भी इंटरवीन करेगी और ये फर्म को ऑर्डर दिया जाएगा कि अब आपकी फर्म को डिसॉल्व किया जाए। ओके, ये मिसकंडक्ट वाला पॉइंट सबको समझ आया या फिर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं? मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर्स क्या क्लियर हुआ? हिबू, प्रतिभा, पूजा एंड वर्षा, क्या ये पॉइंट क्लियर आप लोगों को? मैम एग्जांपल बता दो। ओके, एग्जाम्पल के साथ, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है। जो ए था उसने क्या किया कि आपकी फर्म में से पैसे लिए, बाकी दो पार्टनर्स को बिना इन्फॉर्म किए फर्म से पैसे लिए और उस पैसे से अलग एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब जब बाकी के दो पार्टनर्स को, बी और सी पार्टनर को ये बात पता चली, तो वो दोनों कोर्ट के पास जाते हैं और ये बात बोलते हैं कि उस पर्सन ने हमारी पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट का जो है रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप में लिखा था और ये रूल भी है कि सब पार्टनर्स को इकट्ठे बताने के बाद ही आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो
तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला कि अब आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कीजिए। बी और सी अगर आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहें तो उनकी मर्जी है, बट ए ने फ्रॉड किया है तो उस वजह से अब ये फर्म आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती। ठीक है, और बाद में जब कोर्ट का फैसला हो जाएगा, ए को उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो चाहे बी और सी बाद में अपनी फर्म को दोबारा से जो है बनाकर अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर हो मिसकंडक्ट वाला? प्रतिभा, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है जी, तो डी पॉइंट है बाय परसिस्टेंस ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। ऐसे केस में जब आपके अग्रीमेंट में कोई बात लिखी थी और उस अग्रीमेंट की लिखी हुई बात को पूरा ना किया जाए, तो ऐसे केस में भी दूसरा पार्टनर कोर्ट के पास जा सकता है कि आप अपनी फर्म को डिसॉल्व करवाएं। ठीक है, अगर एक पार्टनर ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने और प्रतिभा ने, हम दोनों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, ठीक है, या फिर मैंने और हिबू ने स्टार्ट करी थी, तो मैंने और हिबू ने ये बात अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी थी कि अगर किसी भी पार्टनर ने अलग बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो फिर वो पहले ये पार्टनरशिप को खत्म करेगा। हमारी पार्टनरशिप खत्म होगी तब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। ये अग्रीमेंट में लिखा गया था और मैंने और हिबू ने दोनों ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। अब बाद में क्या हुआ, मैंने हिबू को बिना बताए, बिना अपनी पार्टनरशिप को खत्म किए एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो हिबू को जब ये बात पता चलेगी तो हिबू कोर्ट के पास जा सकती है और कोर्ट को कह सकती है कि मैंने अग्रीमेंट में लिखी हुई बात को ब्रीच किया है, मैंने उस लिखी हुई बात को तोड़ा है, उस कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो इस वजह से फर्म को डिसॉल्व किया जाए और कोर्ट उस केस में भी इंटरवीन करेगा। ठीक है, बाय मिसअप्रोप्रिएशन, डी पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग, ई पॉइंट पे आता है बाय ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बाय ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टनर अपने हिस्से के शेयर्स को अपने किसी भी रिलेटिव या अपने बेटे को या अपनी वाइफ को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे पहले बाकी पार्टनर्स से पूछना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो बाकी पार्टनर्स से नहीं पूछता है तो इस केस पे क्या होगा कि वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो अगर कोई पार्टनर बिना बताए अपने शेयर को अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफर कर देता है और बाकी के दो पार्टनर्स को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट इंटरवीन करेगा और कोर्ट उस केस में भी जो आपकी फर्म है उसको डिसॉल्व करने के ऑर्डर्स दे सकता है। क्या क्लियर हुआ? ओके, अब इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए, किन 2 केसेस में और कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकता है। एफ पॉइंट इज बिजनेस रनिंग एट लॉसेस। अगर आपका जो बिजनेस है वो लॉसेस में चल रहा हो तो ऐसे केस में भी कोर्ट इंटरवीन करता है। आप जाकर कोर्ट के पास बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में अब आगे और कोई प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहे हैं, तो आप प्लीज हमारी फर्म को डिसॉल्व करने के ऑर्डर्स दीजिए। तो ऐसे केस में भी कोर्ट इंटरवीन करेगा एंड आप लोगों को ये बात कोर्ट बोल सकता है कि अपनी फर्म को बंद कीजिए और जितना भी पैसा है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लास्ट पॉइंट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, अगर कोर्ट को कुछ भी ऐसा लगता है, बिना आप पार्टनर्स चाहे कोर्ट के पास नहीं गए हैं, बट अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस की वजह से सोसाइटी को या फिर उस एरिया को कोई भी नुकसान हो रहा है, तो उस केस में कोर्ट किसी से भी बिना पूछे खुद ब खुद आपको ये ऑर्डर्स दे सकता है कि आप अपनी फर्म को बंद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो कंपनी चल रही है वो एक गांव के पास में है और वहां पर एक नदी है और हमारी कंपनी से निकलने वाले, हमारी फर्म से निकलने वाले केमिकल्स की वजह से वो नदी खराब हुई और आसपास की काफी सारी जमीन जो है वो बंजर हो गई। तो जब कोर्ट को ये बात, मतलब किसी भी जज ने अगर खुद से इस चीज के ऊपर फैसला लिया तो डायरेक्ट ऑर्डर्स आएंगे, हमारी फर्म को सील किया जाएगा, हमसे हमारा लाइसेंस बंद किया जाएगा और तीसरी बात, हमें उस चीज के लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर जहां पर कोर्ट को अगर कहीं पे भी लगा कि हमारी फर्म सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है तो वहां पे कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर्स करता है कि आप अपनी फर्म को बंद कीजिए। अब इसके बाद बात आती है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, यानी आपकी डिसोल्यूशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, पहला है टू एन इक्विटेबल लेन। लेन का मतलब हमने जैसे पढ़ा था, लेन मतलब किसी चीज को अपने पोजेशन में रख लेना, किसी चीज को अपने कंट्रोल में रख लेना। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर एक पार्टनर के पास प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा है
तो वो उस चीज के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकता है और बाकी पार्टनर्स को उस पर राइट नहीं देगा। ये एक तरीके का बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंस आती है। अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म डिसॉल्व होने से पहले ए और बी पार्टनर्स थे। फर्म डिसॉल्व होने से पहले ए कंपनी की कार को लेकर अपने घर चला गया। तो जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई उस दिन ए बोल देता है कि नहीं, वो कार जो है वो मेरे पास खड़ी है, तो मैं कार को अपने कार को मेरी साइड दे दीजिए, मैं आपको कार नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं पार्टनर हूँ, आप मुझसे उस चीज के पैसे ले लीजिए। अब हो सकता है कि बी को भी उस कार की जरूरत हो, तो ऐसे केस में लॉस चला जाता है कि जब डिसोल्यूशन हुआ तो किसी एक पार्टनर के पास राइट ऑफ लेन हो सकता है, उसके पास कोई ऐसी चीज पड़ी हो सकती है जिसके ऊपर वो बाद में पोजेशन जमा सके। ठीक है। Next point, the authority of each partner to bind the firm and their mutual rights and obligation continue to wind up the affairs of firm and complete the unfinished transactions. ये जो है अथॉरिटी है हर पार्टनर की कि जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी करने को बाकी हैं उनको खत्म किया जाए। बट ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो हमारी फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पे, और उसके बावजूद अगर हमारी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे केस में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस पर्सन के साथ प्रोजेक्ट चल रहा था, हमारी पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी, हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट जिस पर्सन ने हमारे साथ, कोई थर्ड पार्टी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, वो क्या कर सकते हैं, उनका नुकसान होगा इन सब चीजों के बीच में। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू हैव द डेट ऑफ फर्म सेटल्ड। अब क्या होगा, टू हैव द डेट ऑफ फर्म सेटल आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंसीज है कि अगर आपकी फर्म जो है वो लॉसेस में चल रही है तो ऐसे केस में पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ फर्म भी यूज करी जा सकती है उन लॉसेस को पे करने के लिए। ठीक है। लाइबिलिटीज पढ़ लेते हैं कि किस किस को क्या क्या लाइबिलिटीज झेलनी पड़ती हैं। Untitled public notice is given, partner continue to be liable to third party। जब तक कि पब्लिक नोटिस नहीं गया है, जब तक कि ये बात पब्लिक नोटिस में नहीं निकाली गई है कि आपकी फर्म डिसॉल्व करी जा रही है, तब तक के लिए आप हर एक पैसा पे करने के लिए लायबल हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज अपना फर्म डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया और हमने आज से अपनी फर्म में काम करना बंद कर दिया, बट हमने जो है पब्लिक नोटिस अभी नहीं निकाला। पब्लिक नोटिस निकालने में हमने 1 महीना लगा दिया, तो उस 1 महीने के अंदर अंदर अगर कुछ भी लॉसेस आते हैं या किसी को किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो उसके लिए लायबल हम होंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी उन पैसों को पे करना। ये एक इसकी लायबिलिटी बनती है। सेकेंड पॉइंट, टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म फॉर कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन। तो ये भी एक लायबिलिटी है, आपको सारे काम अपनी फर्म को बंद करने से पहले खत्म करने पड़ेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस खत्म करनी पड़ेगी, जो भी पैसे का लेन देन बाकी है वो सारा का सारा फिनिश करना पड़ेगा। Third point, if any profit is earned after the dissolution, it must be shared with the other partner। अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे किसी भी तरीके का प्रॉफिट आपको मिल जाता है, एट द एंड जब आपने अकाउंट्स को चेक किया तो एट द एंड कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बचता है, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा भी सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई एक पार्टनर उस प्रॉफिट के ऊपर हिस्सेदारी नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो यहाँ तक था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का टॉपिक। अब एक न्यू छोटा सा टॉपिक है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। पहले तो ये बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तक सबको क्लियर हुआ? डिसोल्यूशन, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों का सिलेबस खत्म करवाना है, पहले इसका बिजनेस का खत्म करेंगे, देन बाकी के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो इसके नाम से पता चल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब आपकी जो जिम्मेदारी होगी वो बहुत लिमिटेड होगी। ठीक है। आप लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर इसमें कोई भी रिस्क नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि अगर एक पार्टनरशिप के अंदर अगर आपकी फर्म लॉसेस में चल रही है तो उस कर्ज को उतारने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करी जा सकती है। ठीक है। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में सिर्फ जितना पैसा आपने कंपनी के अंदर लगाया है उतने के लिए ही आप लायबल हो, उससे ज्यादा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो रिस्क में
नहीं आती, ठीक है। एलपीपी का यही फायदा है कि इसके अंदर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहती है। अगर आप लोन भी लिया है, उस लोन को उतारने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपकी कंपनी की शेयर्स बेचे जाएंगे, आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी बेची जाएगी, बट उससे ज्यादा कुछ भी सेल आउट नहीं होता, ठीक है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी रिस्क नहीं होता। क्लियर हुआ एलएलपी? एलएलपी क्लियर है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एलएलपी बोलते हैं। समझ आया एलएलपी का पॉइंट? नीबू एंड प्रतिभा आप दोनों से पूछती हूँ। जी मैम। Okay जी, LLP is a partnership in which some or all the partners have limited liability। ये एक ऐसा केस है, ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें या तो कुछ पार्टनर्स की या फिर सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। It therefore can exhibit element of partnership and corporation। ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। हमने डिफरेंस पढ़ा था कि कंपनी के केस में हमारी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप कंपनी के केस में लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में नहीं होती। बट एलएलपी एक लौता ऐसा टॉपिक है, ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कंपनी और कॉर्पोरेशन के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। In an LLP, each partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence। इसमें एक और एडवांटेज होता है LLP के केस में कि अगर एक पार्टनर ने फ्रॉड किया या फिर एक पार्टनर ने धोखाधड़ी की तो बाकी पार्टनर्स उसके लिए पैसे पे करने के लिए लायबल नहीं होते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने कहा था सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब जिस केस में कंपनी और उसके ऑनर को दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी के साथ डील कर रही हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कंपनी की स्टैंप लगेगी, उसके ऑनर के सिग्नेचर कभी नहीं होते। और जो भी पेज आपके पास होता है, जब आप कोर्ट में जाओगे ना तो आप केस जो है वो कंपनी के ओनर पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कंपनी के साथ किया था, तो जो केस होगा वो हमेशा कंपनी के ऊपर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो एलएलपी के अंदर भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें भी पार्टनर्स को और पार्टनरशिप फर्म को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम कैपिटल। इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि इसके अंदर आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि इतने पैसे तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, नहीं, जितने आप पे करना चाहते हो उतने आप पे कीजिए, इसमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट अ LLP, at least to start a limited liability partnership, at least 2 members are required initially. However, there is no limit for maximum number of partners। तो इन्होंने कहा कि LLP एक लौता ऐसा केस है जिसमें आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो 2 होते हैं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं बुलाएगी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आए? सेपरेट लीगल एंटिटी, मिनिमम कैपिटल और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। यस मैम। ओके, फोर्थ पॉइंट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपलसरी ऑडिट। यहाँ पर इस केस में, एलएलपी के केस में, आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब होता है जब आप अपने अकाउंट्स को चेक करवाते हैं, ठीक है। कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, बट एलएलपी के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर और भी एक चीज लिखी गई है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड टू गेट द ऑडिट डन ओनली इफ। आपकी एलएलपी के केस में ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, बट सिर्फ कुछ केसेस में ऑडिट कंपलसरी है, अगर जो कंट्रीब्यूशन है एलएलपी में वो 25 लाख से ज्यादा है। अगर आपकी जो पार्टनरशिप है वो 25 लाख से ज्यादा के कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट हुई है तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है। या फिर जो एनुअल टर्नओवर है आपका जो है वो 40 लाख से ज्यादा चला जाए। एनुअल टर्नओवर इज कि आपका जो टोटल सेल्स और प्रॉफिट मिलाकर अगर वो 40 लाख से ज्यादा चला जाता है तब भी आपको एलएलपी के केस में ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, ठीक है।
बेनिफिट्स की बात करें, एलएलपी के क्या बेनिफिट्स हैं? ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि इसके अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स नहीं है। दूसरी चीज, कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सिक्योर रहती है, तो इसलिए जो हमारी एलएलपी है दैट इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये भी इसका एक एडवांटेज है कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी पार्टनर्स रख सकते हैं। एलएलपी के केस में कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। बाकी पार्टनरशिप के केसेस में लिमिट है कि आप 100 मेंबर्स या इससे ज्यादा नहीं रख सकते हो, बट एलएलपी के केस में आप कितने भी मेंबर्स बना सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर्स बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स डिपेंड अपॉन द पार्टनरशिप विल। इसमें ये बात लिखी गई है कि अगर आपको अपने फंड्स को रेज करना है या फिर फंड्स को यूज करना है तो वो हमेशा पार्टनरशिप विल के अकॉर्डिंग होगा। कोई इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे गए हैं एलएलपी के लिए, ठीक है। एलएलपी इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ओके, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिविडेंड, पहले तो डिविडेंड बता दूं आपको। डिविडेंड जो है वो शेयर्स के ऊपर पे किया जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि मेरी कंपनी है और मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए 10,000 की जरूरत थी, तो मेरे पास 8,000 अवेलेबल थे, 2,000 की कमी थी, तो मैंने क्या किया, 2,000 के शेयर्स बेचे। 1,000 के शेयर हिबू ने खरीदे, 1,000 के शेयर प्रतिभा ने खरीदे, ठीक है। शेयर्स खरीदने का मतलब होता है कि आपको कुछ परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपके एक शेयर के ऊपर मिलता है। अगर आपने 1,000 के शेयर्स खरीदे हैं तो उसके ऊपर एक एक शेयर के हिसाब से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप लोगों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। शेयर्स के रिटर्न में आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। समझ में आया? तो एलएलपी के केस में ऐसा क्या होता है, एलएलपी में आपको डिविडेंड देते टाइम कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बाकी केसेस में आपको डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है, बस इसके अंदर एलएलपी के अंदर डीडीटी आपको पे नहीं करना। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोफेशनल्स लाइक सीएस और एडवोकेट्स, इंजीनियर एंड डॉक्टर मे प्रेफर टू रजिस्टर एज एलएलपीज। इन्होंने कहा कि अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो बाकी पार्टनरशिप्स के बदले ये जो मेन प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, आपके एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, ये लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी एलएलपी के अंदर ही अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी ऑडिट। यहाँ पर ऑडिट भी कंपल्सरी नहीं है, जैसे हमने डिस्कस किया। डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसका नुकसान क्या है, एनी एक्ट ऑफ पार्टनर्स विदाउट द अदर पार्टनर में बाइंड द एलएलपी। अब क्योंकि इसके अंदर आप एक दूसरे के लिए बाउंडेड नहीं है, तो ऐसे केस में अगर एक भी पार्टनर कुछ गलती कर देता है तो आपकी एलएलपी बन जाती है, ठीक है। आपकी कंपनी को सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं, क्योंकि पार्टनर्स तो उस चीज के लिए सोचते हैं कि हम मेरी कौन सा खुद की लाइबिलिटी आ रही है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ है, तो फर्म के साथ होगा जो होगा, तो ऐसे केस में फर्म जो है वो बन जाती है। सेकेंड इज एलएलपी कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। इन्होंने कहा कि अगर एलएलपीज जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, वो कम पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। जैसे कि कंपनीज जो है वो पब्लिक में अपने शेयर्स बेच देती हैं, बट एलएलपीज अपने पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती। Third is angel investors and venture capital firms generally prefer not to invest in LLP. इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं और वेंचर कैपिटल्स होती हैं, ऐसे लोग जो है वो एलएलपी में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, सब क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है इस चीज को लेकर, ठीक है। ओके, अब इन्होंने कहा कि अब आप एलएलपी बना किस तरीके से सकते हो। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस क्या होती है एलएलपी बनाने के लिए? सबसे पहले यू हैव टू ऑब्टेन अ डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम पार्टनर्स। आपको सब पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर्स लेने पड़ते हैं। उसके बाद देन अप्लाई फॉर द डीन। डीन क्या होता है? डायरेक्टर्स इन आइडेंटिफिकेशन नंबर कहता है, डीन बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको डीन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, विच इज नेसेसरी टू बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। अगर आपको एलएलपी में पार्टनर बनना है तो डीआईएन नंबर जो है वो आपके लिए कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट, अप्लाई फॉर द नेम अप्रूवल ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन। देन आपको अपनी फर्म के नाम को रजिस्टर कराना पड़ता है कि इस नाम से हम अपनी एलएलपी स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज
Indian Registrar of Company issues the certificate of incorporation, which is the proof for the registration. तो उसके बाद क्या होता है, जब आपने ऊपर वाले तीनों स्टेप्स कर लिए तो इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो आपको सर्टिफिकेट इशू करती है कि ठीक है, जिस दिन उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया उस दिन से आप अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर पैन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पैन कार्ड सब लोगों ने हमने बनाए हुए हैं, बट अब से गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो फर्म है उसका भी अपना अलग से पैन कार्ड बनेगा। ठीक है, पैन नंबर के लिए आपको फाइल करना पड़ता है। देन एग्जीक्यूट LLP अग्रीमेंट, फिर आपको एक अग्रीमेंट अपना खुद का बनाना पड़ेगा और डिटेल्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजनी पड़ेगी। ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास सारी की सारी जितनी भी कंपनीज, पार्टनरशिप्स या फिर जितने भी प्रोपराइटर्स हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उन सबका डाटा गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है लोगों का कि गवर्नमेंट को के पास क्या चीज है या नहीं है, गवर्नमेंट को किस तरीके से पता कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर। बट जितनी भी कंपनीज लीगली चल रही हैं, लाइसेंस्ड कंपनीज हैं, उन सब की डिटेल गवर्नमेंट के पास जाती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास सारी की सारी डिटेल्स कंपनीज की, पार्टनरशिप्स की रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि किसने स्कैंडल किया है, किसने फ्रॉड किया है। ठीक है,